गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 25 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सिकंदर चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग अच्छा खासा डिटेल में बात करने वाले हैं और ये हम लोग करने वाले हैं मल्टी डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम की। यानी कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये तो एक एक डिजास्टर हो गया। लेकिन एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहां पे बहुत सारे डिजास्टर्स को लेके एक साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सके। और अगर इसको हम लोगों ने डेवलप कर लिया ना, तो ये बहुत सारे डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर वो कम हो सकता है। तो इसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से कवर करेंगे। पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बनता है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है इंडिया में उन्होंने विजिट किया है, तो उसके लिए जो 13th अमेंडमेंट है थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ बायो एथिक्स। तो इंडिया में एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। अभी तक डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये नहीं होता था, लेकिन अब ये होने लगेगा। और अगर ये होता है तो वैक्सीन वगैरह बहुत जल्दी बनाई जा सकती हैं। उसी के रिगार्डिंग जो है टॉपिक हमारा बनता है बायो एथिक्स। इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जीएस पेपर 2 में क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में है, और जीएस पेपर 4 में क्योंकि एथिक्स के बारे में है। तो यहाँ से इसको हम लोग बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर टॉपिक विच इज अबाउट एशियान। एशियान की, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जयशंकर जी हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो वहां पे गए थे। एशियन के बारे में बात करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इंडिया और एशियान के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है फ्यूचर के परस्पेक्टिव से, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये टॉपिक तो पूरा मेंस के लिए ही है, इसमें प्रीलिम्स का कोई खास लेना देना ऐसा है नहीं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। यमुना रिवर स्टिल फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क में राइज फर्दर। देखिए, दिल्ली में बारिश अभी नहीं हो रही है, कई दिन से बारिश नहीं हुई है दिल्ली में। उसके बावजूद भी जो यमुना रिवर का जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा है। यहाँ पर डेंजर मार्क देख सकते हो क्या रहता है, दैट इज 205.33। और ये है वार्निंग लेवल 204 सेंटीमीटर। और इससे ऊपर चल रहा है, यानी कि अभी चल रहा है कितना, 208। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली के अंदर हो रहा है फ्लड, ठीक है, ये मीटर्स के अंदर आता है, वाटर लेवल सेंटीमीटर में नहीं है। दिल्ली के अंदर यानी कि जो हो रहा है वो दिल्ली के बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से इंपैक्ट हो रहा है। जो रिवर का लेवल है वो बढ़ रहा है दिल्ली में, लेकिन इसका जो कारण है वो कहाँ है, वो है भैया हमारे हिमालय में। क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल में हो रही है बारिश, तो हम तो यहाँ पे उत्तराखंड की बात करेंगे। क्योंकि जो यमुना रिवर है वो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, यस, कुमाऊं हिमालय से। वहां पे बारिश हो रही है और उसका इम्पैक्ट आपको जो है लोअर रीजन्स में देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ दिल्ली में वार्निंग से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर क्या हो रहा है। उत्तराखंड में अगर आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लिया तो मतलब दिल्ली वालों उससे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक डिजास्टर का जो कारण है वो कहीं और हो सकता है, एक डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कहीं और हो सकता है। तो इस सारे डिजास्टर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे मान लो, अभी ये मान के चले कि जैसे हमारी कोई माउंटेन है, ठीक है जी, तो ये एक हमारी माउंटेन है। अब मान लो यहाँ पे हुआ आपका क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत सारा रेनफॉल हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ से रिवर चल रही है, राइट, ये हिली एरिया है। यहाँ पे क्या है, ये आपका एक डैम है, जहाँ पे रिवर पे हम लोगों ने डैम बनाया है। तो ये आप कह सकते हो ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ पे हमारा माउंटेन है और नीचे जाके आपका प्लेन एरिया है। अब सपोज यहाँ पे प्लेन एरिया में दिल्ली है, तो यहाँ पे हुआ जी क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट होने से क्या हुआ, हमारी जो रिवर्स हैं माउंटेन एरियाज के अंदर, उनके अंदर हुआ बहुत सारा सेडिमेंटेशन, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा सेडिमेंटेशन भी होता है। और इनका नैरो, क्योंकि चैनल क्योंकि नैरो होता है, ये वैली में से फ्लो करते हैं, तो सुपर फास्ट स्पीड से फ्लो करते हैं। आगे फिर हमारा यहाँ पे डैम आ गया, उस डैम के पीछे जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है। क्योंकि पीछे से इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो इसकी वजह से हमारा जो डैम है वो भी डैमेज हो सकता है। तो डैम डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम के गेट्स को ओपन कर देते हैं। अब डैम का गेट अगर आपने ओपन कर दिया तो ये पानी का जो ओवरफ्लो है वो नीचे की तरफ आएगा। और नीचे क्या, हमारा मान लो यहाँ पे दिल्ली है, राइट, तो ये दिल्ली में क्या आ जाएगा, फ्लड आएगा। इतना ही नहीं,
जब यहाँ पे इरोजन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यस, और ये लेटरल इरोजन होता है जब पानी रिवर जो है वो प्लेन के अंदर एंट्री करती है, तो लेटरल इरोजन होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है। माउंटेन्स में यूजली क्या होता है, वर्टिकल इरोजन होता है, और प्लेन्स के अंदर हॉरिजॉन्टल इरोजन होता है, मतलब वो साइड में से इरोजन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने सारे डिजास्टर आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको फ्लड भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ इरोजन भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका डैम भी जो है डैमेज होने के चांसेस बन गए हैं, यहाँ पे ओवर सेडिमेंटेशन भी यहाँ पे हो रहा है, राइट। क्लाउड बस्ट भी यहाँ पे हो रहा है, और क्लाउड बस्ट वगैरह जब होता है तो यहाँ पे रॉक फॉल वगैरह भी हो सकता है, लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह का आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला, रायगढ़ के अंदर लैंडस्लाइड हुआ, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो एक डिजास्टर जैसे यहाँ पे आप क्लाउड बस्ट, सेडिमेंटेशन, डैमेज, इरोजन, फ्लडिंग, राइट, कितने सारे डिजास्टर से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक डिजास्टर के लिए वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं करना है, हमें कई सारे डिजास्टर के साथ एक साथ जो है वो डेवलप करना है। जैसे वहां पे कोई मान लो हो सकता है कोई लेक भी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे ग्लोव भी हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड, जैसा कि उत्तराखंड में आया था कुछ साल पहले, राइट। तो ये डिजास्टर यहाँ पे एक और जुड़ गया। तो एक जब चीज शुरुआत होती है ज्योग्राफिकल फिनोमेना की, किसी क्लाइमेट फिनोमेना की, उसके साथ बहुत सारे डिजास्टर जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए एक वार्निंग सिस्टम के साथ साथ अलग अलग वार्निंग सिस्टम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे इंडिया को ही देखें, तो जैसे हमारा यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है और यहाँ पे साइक्लोन आया, ठीक है, आते ही रहते हैं। अब ये साइक्लोन अपने आप में एक डिजास्टर भी है। अब वो जो हमारी जब कोस्ट पे आएगा तो उस कोस्ट को हिट करेगा, तो यहाँ पे होता है इसका लैंडफॉल। और क्योंकि साइक्लोन के अंदर विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इट में लीड टू स्टॉर्म ऑल्सो। कोस्टल एरिया में इट कैन लीड टू फ्लड्स एज वेल। यस, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अगर कोस्टल एरिया में आपके मैंग्रोव्स हैं, तो आपके मैंग्रोव्स भी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, राइट। तो एक डिजास्टर के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कितने डिजास्टर जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ पे फॉल होता है, स्टोर्म आता है, फ्लड आता है, मैंग्रोव्स डैमेज होती हैं, आपका जो एग्रीकल्चर पूरा कल्टीवेशन है वो वहाँ पे पूरा डैमेज हो जाता है, इरोजन तो ऑफ कोर्स यहाँ पे होता ही है, राइट। तो सिर्फ एक वार्निंग से काम नहीं चलेगा, मल्टी डिजास्टर वार्निंग सिस्टम आपको यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हम ये डेवलप करेंगे तभी हम लोग जो है रिजिलियंट हो सकते हैं, कोई भी अगर हैजार्ड यहाँ पे आता है। अब ये बात आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये सब हैजार्ड है। डिजास्टर ये तब बनते हैं जब हम ह्यूमन की कैपेसिटी इनको हैंडल प्रॉपरली नहीं कर पाती है, ये सब हजार्ड है। फ्लड अपने आप में एक हजार्ड है, डिजास्टर नहीं है। फ्लड डिजास्टर तब बनता है जब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ह्यूमन की जो कैपेसिटी है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसके अंदर जो है कई सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये अर्ली वार्निंग, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पहली बार मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिजास्टर रिस्क नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइम टू टाइम कलेक्ट करना पड़ेगा, डिजास्टर रिस्क की असेसमेंट करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो दिल्ली में फ्लड आया, आपका जो है कहीं डेजर्ट में फ्लड आ सकता है, कोस्टल एरिया में फ्लड आ सकता है, सेंट्रल इंडिया में फ्लड आ सकता है। हर जगह पे जो जो फ्लड आएगा उसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। तो आपको असेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है कि जहां पे ये डिजास्टर हो रहा है वहां पे किस तरह का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेक्शन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, और फोरकास्टिंग करनी है फॉर द हजार्ड। सिर्फ हजार्ड की फोरकास्टिंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सिक्वेंस की फोरकास्टिंग भी करनी है कि इस तरह का यहाँ पे डिजास्टर आ सकता है, उसका ये कंसिक्वेंस हो सकता है, ताकि फ्यूचर के लिए हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेटर पॉलिसी यहाँ पे बना सके। उसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, हो सकता है अर्थक्वेक के लिए हमारे पास अलग से डिपार्टमेंट्स बने हों, सुनामीज के लिए हमारे पास अलग से डिपार्टमेंट्स बने हों, हीट वेव के लिए हमारे पास अलग से डिपार्टमेंट बने हों। तो सभी डिपार्टमेंट के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिसेमिनेशन होना जरूरी है, तभी जाके आप सभी लेवल पे वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हो और रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इट्स अ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इट्स नॉट अ सिंगल हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि सेवरल हजार्ड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके लिए
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनआईसीडीआर और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 2015 में, जिसे हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं, वहां पे एक सिस्टम डेवलप किया था और जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इस तरह के इंस्टीट्यूट थोड़ा पूछ लेता है जो ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं। तो ये हम लोगों ने कहा किया था, ये सेंडाई फ्रेमवर्क में किया। सेंडाई फ्रेमवर्क में हम बात करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2015 से लेके 2030। इसको अभी हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अटैच कर दिया है, यानी कि रिस्क को कम करना है। ठीक है, रिस्क अगर आप कम करोगे तो डिजास्टर का इंपैक्ट अपने आप ही कम हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं, तो रिस्क का मतलब होता है हजार्ड। ठीक है, हजार्ड मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी, कम्युनिटी की कैपेसिटी, समाज की कैपेसिटी, जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी डेवलप होगी ही उतना ही कम रिस्क होगा। जितनी कम आपकी कैपेसिटी होगी उतनी ही ज्यादा रिस्क होगा। हजार तो डेफिनेटली आते ही रहते हैं, हजार में तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है उसको आप लोग कम 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 कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी बहुत अलग अलग लेवल पे होती है, फिजिकल होती है, इमोशनल होती है, इंस्टीट्यूशनल होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉलिटिकल होती है। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं, आप अगर उसको कम करोगे तो आपके ऊपर हजार्ड का या डिजास्टर का इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो ये आपको कम करना है ऑफ कोर्स। तो ये बात की गई थी सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर। और सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर आप देखेंगे हमारे पास बेसिकली कई सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं। 7 मेजर प्रिंसिपल्स की उन्होंने बात किया। रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, ऑफ कोर्स ये तो हमें करना ही करना है भाई, लोगों की डेथ होती है बहुत ज्यादा, हीट वेव, ड्रॉट, फ्लड, फॉरेस्ट फायर एंड ऑल दैट, उसको कम करना है। रिड्यूस द नंबर ऑफ द अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, यस ये कैसे होगा, जब आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की कैपेसिटी को बढ़ाओगे तो अपने आप ही डेथ कम हो जाएंगी। रिड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन द रिलेशन टू द जीडीपी, यस, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अगर हम देखें डिजास्टर्स का इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक बार कहीं पे फ्लड, डिजास्टर, हीट वेव, समथिंग कुछ भी अगर आ जाता है, वाइल्ड फायर, तो कई साल लगते हैं नॉर्मलाइज होने में, और उससे फिर जीडीपी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो डैमेज हो जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कई कई साल लग जाते हैं। रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे हो गया, आपका न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये आपके सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो बेसिक सर्विसेज डेवलप जो है नहीं हो पाती हैं। आपको बिजली नहीं मिलेगा, आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हो, तो इससे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी डैमेज हो जाती है। तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो कम करना है। इंक्रीज द नंबर ऑफ द कंट्रीज विद द नेशनल एंड द लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी। इंडिया इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री जिन्होंने खुद का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी बनाया था आफ्टर सेंडाई फ्रेमवर्क। उससे पहले एक ह्यूगो फ्रेमवर्क भी हुआ करता था हमारे पास, वो भी जापान के अंदर ही हुआ था, तब भी हम लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ज्यादा कंट्रीज को यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के मतलब खासकर जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो उनकी कैपेसिटी को आपने डेवलप करना है। सब्सटेंशियली एनहेंस द इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग द कंट्रीज, ऑफ कोर्स जैसे कि ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस टू द मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने बात किया, तो इसको हम लोगों ने डेवलप करना है। तो दिस इज सेड बाय द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये जो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसके बेसिकली 4 मेजर मेजर प्रिंसिपल होते हैं। डिजास्टर रिस्क नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो डिजास्टर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस तरह की उसका रूट क्या है, ये सब चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, तभी तो कुछ आप स्टेप्स ले पाओगे ना। ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग। अब जैसे आप यहाँ पे जो है मान लो साइक्लोन की बात करते हैं, तो साइक्लोन आएगा, कितनी इंटेंसिटी के साथ आएगा, उसकी लोकेशन क्या है, कब वो जाके हिट करेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन उस साइक्लोन को आपने टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना है, क्योंकि मान लो साइक्लोन ने अपना रूट चेंज कर दिया, अब हो सकता है भैया साइक्लोन जो है पहले उड़ीसा कोस्ट पे हिट कर रहा था, अगर आप उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको ये पता चल सकता है कि वो हो सकता है उड़ीसा को कोस्ट ना करके आंध्र कोस्ट को हिट करे। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपने उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, रियल टाइम में।
और रियल टाइम में मॉनिटर करोगे तभी आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। आप उसकी इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का भी हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, राइट? रेडियो हो सकता है। आप उसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर सकते हो। देन प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़। आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे तभी तो रिस्पॉन्ड करोगे। डिज़ास्टर से पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब डिज़ास्टर आ जाता है तो रिस्पॉन्ड करना है। जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारी अथॉरिटी है, वो एक्शन लेती है तुरंत के तुरंत, वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो फ़ोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाता है, राइट? वो सारी चीज़ें तभी कर पाओगे जब आपके पास एडवांस में इन्फॉर्मेशन होगी। और ये सब कब और कैसे होता है? पार्टनरशिप से होता है। क्योंकि जब डिज़ास्टर आता है तो यहाँ पे कोई खाली एक ऑर्गनाइज़ेशन या एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उनके बीच में पार्टनरशिप होगा तभी जाके प्रॉपर आप काम कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में। हल्का-सा मैंने वो कंटेंट दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, एंड देन थोड़ा-सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है? ये जो है आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह से डिज़ास्टर्स आजकल बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं अलग-अलग तरीके से, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया है। पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए। As Modi reiterates power devolution in the Sri Lanka, ruling party says no 13A। ये क्या है देखिए, मामला यहाँ पे क्या बनता है। तो जो रनिल विक्रम सिंघे जी हैं, ठीक है? इनको जिस पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ है, वो पार्टी को चुना गया था 2019 में, और वो पार्टी से राजपक्षा जी, ठीक है? वो लीडर बने थे। लेकिन आपको पता है वहाँ पे इकोनॉमिक डिज़ास्टर हुआ, तो राजपक्षा जी तो देश छोड़ के भाग गए। उनकी पार्टी तो वहाँ पे आज भी एक्सिस्ट कर रही है। तो विक्रम सिंघे जी जो है वो एक पॉपुलर लीडर नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। राजपक्षा जो है वही वाज़ इलेक्टेड बाय पीपल। अब इन्होंने इंडिया में विज़िट किया। विज़िट जब इन्होंने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको 2-3 बातें बोली। एक तो इन्होंने कहा कि भैया जो तमिलियन जो फिशरमैन हैं, आपकी जो नेवी है उनको परेशान करती है, तो एक वो करना बंद करें। दूसरी बात, जो श्रीलंका के अंदर तमिलियंस रह रहे हैं, आप उनको उनका हक दीजिए, और ये हक आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने खुद इसको एक्सेप्ट किया था। और इसे कहा जाता है 13th अमेंडमेंट। 13 अमेंडमेंट बेसिकली कहते, पहले उसके लिए आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा ज्योग्राफी को श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिंक कलर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे रहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है? ये जो पूरा एरिया है ये वाला, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में तमिलियंस रहते हैं। इन्हीं को लेके सबसे बड़ा इश्यू है। उसके अलावा सेंट्रल श्रीलंका के अंदर भी जो है इंडियन तमिल्स रहते हैं, ठीक है? ये जो तमिल्स हैं जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं वो ज़्यादातर टी, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स उनको लेके आए थे। लेकिन जो ये वाले तमिल्स हैं जो पिंक एरिया में रहते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सालों से रह रहे हैं, मतलब हज़ारों सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इनको लेके बहुत ज़्यादा इश्यू है। जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रहते हैं सिनेलीज़, जो कि बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते हैं और श्रीलंका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से बिलॉन्ग करते हैं, राइट? तो सिनेलीज़ जो लोग हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म एक तो वहाँ का स्टेट रिलीजन है श्रीलंका का, तो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो मतलब सिनेलीज़ हैं, दे इग्नोर तमिलियंस, तो उनके उनके अधिकार नहीं देते हैं, जिसको लेके बाद में वो लिट्टे वगैरह का सब कुछ हुआ, सिविल वॉर हुआ एंड ऑल दैट। और श्रीलंका की आर्मी ने बहुत कुछ एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पे किया भी, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। तो वो सब सारी चीज़ें हो रही थी, तो राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम पे 1897 के अंदर एक इंडो-लंका अकॉर्ड हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी थे और दूसरी साइड में जो है प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने। इन्होंने इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए 13th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या कहता है? ये कहता है, प्रोविंशियल काउंसिल की बात करता है कि हम लोग तमिलियन एरियाज़ के अंदर प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाएँगे, जहाँ पे तमिलियंस को पावर दी जाएगी, ताकि ये अपने एरिया को सेल्फ गवर्न कर सकें और इनके जो कंसर्न्स हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। जैसे आप इंडिया में मान लीजिए, जैसे 5th शेड्यूल है हमारा, 6th शेड्यूल है, तो जैसे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है। वहाँ पे ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसी तरह का थोड़ा ये बनता है। लेकिन आज तक तमिलियंस को वादा करने के बावजूद भी, 13th अमेंडमेंट ऐड करने के बावजूद भी, उनको उनके अधिकार नहीं मिले हैं।
आज भी, चाहे वो फाइनेंशियली, इवन यहाँ पे बहुत सारे आर्मी बेस भी बना दिए गए बाद में 2012-13 के बाद से। और बहुत सारी जो लैंड है, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया श्रीलंकन आर्मी के द्वारा, जो आज भी वहां पे चल रहा है। तो ये जो 13th अमेंडमेंट है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। इंडिया हमेशा से ये डिमांड करता है कि आप 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करें। और जब भी वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं इंडिया में, या हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं, तो हम हमेशा उनसे यही कहते हैं कि प्लीज 13th अमेंडमेंट को आप इम्प्लीमेंट वहाँ पे करिए, ताकि जो तमिलियंस रहते हैं वहाँ पे उनको उनके अधिकार मिल सके, उनको ऑटोनॉमी मिल सके। लेकिन बात वही है भैया, प्रेसिडेंट के कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिस पार्टी का इनको सपोर्ट मिला है, SLPP, ठीक है, वो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं। हमें भी पता है कि वो कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है वहां पे, होगा भी नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि जो 13 अमेंडमेंट है वो क्या है और ये किस बारे में। चलिए जी। ICMR आर्ग्यूज फॉर द कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। ये ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज क्या है? ठीक है, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, CHIS। इंडिया में अलाउड नहीं था। एक्चुअली बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री के अंदर अलाउड ही नहीं है। लेकिन मजेदार बात है, इसका मतलब होता क्या है? कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज का मतलब होता है कि जब एक हेल्दी पर्सन को इंटेंशनली उसको पैथोजेंस दिए जाते हैं, उसके अंदर वायरस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पर्सन हेल्दी है लेकिन उसको बीमार किया जाता है जानबूझ के, ताकि उसको स्टडी कर सके कि उसके अंदर ये वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और ये स्टडी करने के बाद मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह के जो वैक्सीन है या दवाइयां हैं वो बनाई जाती है। इसे कहते हैं CHIS। इंडिया में अलाउड नहीं है। दुनिया में मोस्टली जो स्टडीज की जाती हैं कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन, वो जो है डेवलपिंग कंट्री में नहीं होती हैं, वो हाई इनकम कंट्रीज में की जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह हैं वो उसको काफी ज्यादा यूज करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया अगर अभी तक जो है 40,000 लोगों के ऊपर इस तरह की स्टडीज हो चुकी हैं, जिनमें से ओनली 3,000 to 4,000 जो है वो बिलोंग करते हैं पुअर कंट्री से, बाकी तो हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ही बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ICMR, इन्होंने जो है परमिशन एक तरह से दे दिया है, मतलब प्रपोजल आया है। और हो सकता है फ्यूचर में इंडिया में भी कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज को अलाउ किया जाए। तो सरकार ने मन बना लिया कि इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनको बहुत बेनिफिट होता है। जब ICMR CHIS किया जाता है, तो इससे तो टाइम बहुत ज्यादा सेविंग होती है, दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और ये एक ओरिजिनल स्टडी होती है। ठीक है, तो ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन चैलेंज स्टडीज इन्वॉल्व इंटेंशनली एक्सपोजिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट मतलब वो पर्सन, हेल्दी पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है, उसको इन्फेक्ट किया जाता है विद द पैथोजेंस। अब इन सवाल यह है कि भैया इंडिया में इसको क्यों नहीं किया गया? इसे उसके लिए हमारे पास कंसर्न होते हैं, बायो एथिकल कंसर्न। इसकी वजह से इंडिया में अभी तक इसको अलाउ नहीं किया गया था। बायो एथिक्स जो है इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ये जो कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन चैलेंज जो किया जाता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस इसका वही होता है कि वैक्सीन के लिए टेस्टिंग वगैरह करनी है। ठीक है, अपने लिए नॉलेज जो है उसको डेवलप करना है कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो इन सारी चीजों को यहाँ पे करते हैं। Potential reason for the vast majority of the CHS having been conducted in the high HIC। HIC का मतलब है हाई इनकम कंट्री। ज्यादातर वहां पे क्यों होते हैं, गरीब कंट्री में क्यों नहीं होते हैं? इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि पहली बात तो वहां पे जो रिसर्च है वो ज्यादा अच्छे तरीके से फंड की जाती है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंट्रोड्यूस करती हैं, वहां पे इन्वेस्ट करती हैं। उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे डेफिनेटली हमसे बेटर है, राइट। उसके अलावा हेल्थ केयर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डेवलप है वहां पे। हमारे यहाँ पे तो हेल्थ केयर रिसोर्सेज ही नहीं है। तो आप इस तरह की जो हाई रिस्क जो चीजें होती है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इसलिए रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है, राइट। द रिलक्टेंस टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन द अपेरेंटली वल्नरेबल पॉपुलेशन इन LMIC। जो हाई इनकम कंट्रीज होती है वहां पे रेगुलेशंस बहुत बढ़िया होते हैं, चीजों में ट्रांसपेरेंसी होती है, इसीलिए इस चीज के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आम जनता को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में या जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पे प्रॉपर रेगुलेशंस क्योंकि नहीं होते, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है
कि इन टेस्टिंग वगैरह के लिए जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, उनको हो सकता है यहाँ पे मिसयूज किया जाए, और इसीलिए ही बेसिकली जो है बायो एथिक्स होता है। बायो एथिक्स का मतलब ही यही है कि जो मेडिकल रिसर्च होती हैं, जो डेवलपमेंट्स वगैरह की जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज किया जाए। So bioethics is a multidisciplinary field of study that examines the ethical issues arising from the advance in the biology, medicine and the biotechnology. इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, जो डायलेमास होते हैं। डायलेमास इन द सेंस आप ये देख लीजिए, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं। मान लो कोई जेनेटिक कोई रिसर्च करना है, ठीक है, जेनेटिक रिसर्च करना है, या कोई आपको ऐसी क्रॉप बनानी है जो जीएमओ है, ठीक है, या आपने किसी के जीन्स के अंदर चेंज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। अब ये देखा जाए ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है ये कोई साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन जब आप इसके एथिकल कंसर्न्स की बात करते हो तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो नेचर ने जिस तरह से चीजों को बनाया है, आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हो। यस, हो सकता है कुछ जेनेटिक चेंज करके आप किसी के अंदर सुपीरियर प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व कर दो। अब जैसे जो अमीर आदमी है, जो बड़े लोग हैं, ये बिलीनियर्स हैं, हो सकता है वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे ही प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लें, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाए। यस, उनको एक एडिड एडवांटेज मिल जाएगा, तो ये भी एक एथिकल कंसर्न होता है। यानी कि जो मेडिकल साइंस के अंदर जो एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। इस तरह की चीजें होती हैं जो कि बायो एथिक्स के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन सब्जेक्ट रिसर्च, क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को पार्टिसिपेंट वहां पे कराओगे टेस्टिंग के लिए, यूजुअली टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, मंकीज का यूज किया जाता है, माउस वगैरह का यूज किया जाता है। तो ह्यूमन को अगर आप टेस्टिंग के लिए कराओगे तो उनकी सेफ्टी का कंसर्न भी तो होता है, कंसेंट भी लेना जरूरी है, उसकी मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। मेडिकल एथिक्स, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं वो पेशेंट की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर ही कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेके जो है बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसका रिप्रोडक्टिव एथिक्स, जिसके अंदर अबॉर्शन की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो है प्री नेटल टेस्टिंग वगैरह होती है, ये क्या है? जब इन टेक्नोलॉजीज वगैरह को डेवलप किया गया था तो इनका पर्पस कुछ और था, इट वाज अ बेटर पर्पस, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। तो ये बायो एथिक्स है। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसकी डबल साइड होती है, उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो जो नेगेटिव साइड का हम लोगों को मिनिमाइज करना है। ये बैंक कुछ जैसे जेनेटिक का मैंने आपको बताया, जो जीनोम एडिटिंग वगैरह हम लोग करते हैं, ये इसकी वजह से आप किसी का क्लोन बना सकते हो, किसी के अंदर सुपीरियर प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आजकल तो डिजाइनर बेबी वाला कॉन्सेप्ट भी है। ये सब बायोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, सब आपके बायो एथिक्स के अंदर में आते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स, आप भैया कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर दो, ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बना दो जिससे एनवायरमेंटल डैमेज हो जाए। खासकर जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करते हैं, जीएम क्रॉप्स की हम लोग बात करते हैं, राइट। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे बायो एथिक्स के अंदर में कंसर्न की जाती हैं, और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में अभी तक जो ह्यूमन टेस्टिंग अलाउड नहीं की गई थी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन टेस्टिंग को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि ये सारा खेल जो है पूरा मेडिकल रिसर्च के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में है। और इंडिया में तो यू नो वेरी वेल कि कितने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इस तरह के जो केसेस हैं, बहुत ज्यादा बर्डन है हमारे ऊपर। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ होती है हर साल इनकी वजह से। तो अगर हम लोग ह्यूमन टेस्टिंग वगैरह करना शुरू करेंगे, हम लोग बढ़िया दवाइयाँ बना सकते हैं, फास्ट दवाइयाँ बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। क्योंकि विदेशी जो कंपनियाँ वैक्सीन बनाती हैं, सीधी-सी बात है, तो वो उनके पास पेटेंट होता है। दवाइयाँ वो बना रही हैं, पेटेंट उनके पास है, हम लोग उनका यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर इंडियन कंपनी खुद अपना ओरिजिनल दवाइयाँ बनाएँगी, तो हम लोग सस्ती दवाइयाँ बनाएँगे। उस और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए शायद अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करने की कोशिश कर रही है। चलिए जी। एशियान अ परसिस्टेंस विद द डायलॉग ऑन द ट्रोडेड पाथ। ये टॉपिक हम लोग पहले भी हालांकि कर चुके हैं, जब हम लोगों ने बात किया था कि जिस तरह से जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। जैसे आप यहाँ पे बात कर लीजिए, जैसे आप एससीओ की बात कर लीजिए, ठीक है। जब एससीओ को इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत जोर शोरों के साथ किया गया था, राइट। कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये वो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन धीरे-धीरे एससीओ का भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया ने एससीओ के अंदर इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है।
ऐसे ही ग्रुपिंग्स जो बनाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुपिंग्स बनाई जाए तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आए, ऊपर-नीचे होता रहता है। लेकिन एशियान जो है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका रेलेवेंस अप एंड डाउन होता रहता है और फिलहाल एशियन ग्रुप का रेलेवेंस काफी ऊपर चला गया है क्योंकि जो इंडो पैसिफिक के अंदर चीजें हो रही हैं, खासकर साउथ चाइना सी में जो चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो नजर है वो एशियन ग्रुप के ऊपर है, क्योंकि यहाँ ये एक ट्रांजिशन जोन है एशियन ग्रुप। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, एंडोला, अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है और दोनों ही जगह पे जो है इस समय पूरी जियो पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है ये बहुत बढ़िया बेस प्रोवाइड करवा सकता है फॉर द जियो पोलिटिकल कंसर्न्स। इसका जो मोटो होता है दैट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड द वन कम्युनिटी। 1967 में जो है प्रॉपर तरीके से इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये तो प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी चीजें हैं, बट व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन। पहली बात है भैया, जितने भी कंट्री यहाँ पे अंदर आते हैं उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस किसी तरह की भी नहीं करेंगे। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको पीसफुल मैनर से सुलझाएंगे। ये बेसिकली इंडिया के जो जो हम लोगों ने बनाया था प्रिंसिपल, ठीक है, उसी प्रिंसिपल का लगभग ये पार्ट है कहीं ना कहीं। रिनेंसिएशन ऑफ द थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ द फोर्स हम लोग नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और उसके अलावा इफेक्टिव कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के बीच में। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने कही थी कि हम लोग जो है करने वाले हैं। ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया, लेकिन ये आज के आर्टिकल का पार्ट नहीं है। आज के आर्टिकल का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अभी एशियन ग्रुप की एक मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे ग्लोबल मुद्दों के ऊपर बात करी, ठीक है। एशियंस ब्रेव अटेम्प्ट टू नेविगेट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इज द रिप्रेजेंट टेस्ट। कौन कौन से मुद्दों पे बात हुई? कोविड 19 के पेंडेमिक के बाद जो उसका इम्पैक्ट है, जो दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है जिसका इम्पैक्ट एशियान के ऊपर भी हो रहा है, यूक्रेन वॉर के ऊपर बात किया गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरह का, अभी तो ट्रेड वॉर भी नहीं है, कोल्ड वॉर हो चुका है, इसके बारे में भी जो इन्होंने ठीक ठाक से बात किया है। लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान बात करने का अलग बात है, लेकिन क्या आप एक्चुअली कोई सॉल्यूशन आपके पास है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बात करने से कुछ नहीं होता। क्या क्या चैलेंज है एशियान के सामने? पहली बात तो एशियन कंट्री के अंदर खुद के कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार को लेके। कुछ कंट्री जैसे यहाँ पे थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड म्यांमार को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है, जो मिलिट्री coup वहां पे हुआ है। अभी थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर भी म्यांमार में विजिट किया था। लेकिन जो दूसरी कंट्री है जैसे सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते म्यांमार को। इसका मतलब एशियन कंट्री के बीच में खुद ही कन्फ्लिक्ट है, राइट। अब यूएसए और चाइना की अगर बात करें, यूएसए भी अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है इंडो पैसिफिक में, और चाइना भी जो है अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है। तो कुछ कंट्री जो है वो चाइना के साथ खड़े हैं, कुछ कंट्री जो है वो यूएसए के साथ खड़े हैं। जैसे आप यहाँ पे फिलीपींस का एग्जांपल ले लीजिए, वो यूएसए के साथ खड़ा हुआ है। कई सारे अमेरिकन बेस हैं फिलीपींस के अंदर। वहीं जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया, म्यांमार, वो चाइना के साथ खड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम जो दूसरी कंट्री है जैसे सिंगापुर वगैरह, वो भी जो है अमेरिका के पूरी फेवर में नहीं है, चाइना के साथ ठीक ठाक सा अलाइन करते हैं। तो इनके बीच में आपस में ही जो है वो रिलेशन खराब है। जैसे यहाँ पे बताया इन्होंने, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार वगैरह वो चाइना के साथ है, जबकि फिलीपींस अगर आप देखो, क्योंकि साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के बीच में कई सारे इश्यूज वहां पे चलता है। उसके अलावा एशियान के अंदर ही जो कंट्रीज हैं वो एक ही इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है। अगर आप सिंगापुर की बात करें तो वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 53,000 डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप वहीं कहीं दूसरी कंट्रीज की बात करो, ठीक है, तो जैसे अगर आप वहाँ पे लाओस या कंबोडिया की बात करो, तो उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,000 डॉलर से भी कम है, 1,500 डॉलर से भी कम है इवन। तो आपस में कंट्री का इकोनॉमिक लेवल ही बराबर नहीं है। तो भैया जब इकोनॉमिक लेवल बराबर नहीं है आपका, तो आप कैसे कोऑपरेट करोगे? तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं एशियन के सामने। लेकिन एशिया को क्या क्या चीज पे फोकस करना है? एशिया को फोकस करना है पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर, जो कि पीस के बारे में बात करें, रीजनल पीस। क्योंकि देखो पीस होगी ना, तभी आप ग्रो कर सकते हो हर फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो आपका एनवायरमेंटल फील्ड हो, चाहे आपका वो ट्रेड रिलेटेड हो। Economic community focused on the achieving the well integrated and the connected regional economy within the global economic system। एशियान के साथ ये चैलेंज है
कि एशियान ने ग्रुप तो हमने बना दिया, लेकिन ये जो एशियान ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है, उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करें ताकि आपका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द एशियन सिटीजन एज वेल एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो लोगों का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, उसको इम्प्रूव करना है। इन सारी चीजों में इंडिया कैसे काम कर सकता है? देखिए, एशियान हमारा जो है फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। हम लोग यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। तो इंडिया एशियान को काफी इंपॉर्टेंस देता है। इसका इसी बात से पता चलता है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो मोदी जी के साथ फ्रांस नहीं गए, मोदी जी के साथ वो यूएई नहीं गए, जबकि उन्होंने वो एशियान में गए, इंडोनेशिया में गए, क्योंकि इस समय एशियान का जो प्रेसिडेंट है, चेयर है, वो इंडोनेशिया के हाथ में है। इसी से पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं एशियान को, राइट? और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके वहां पे कई कई बातें बोली है। हमने कहा है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड एशियन, क्योंकि जो चाइना जो इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो कर रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर कर रहा है, भैया उससे एक तो इंडिया के ऊपर तो वैसे डेंजर तो है ही, लेकिन अगर एशियन स्ट्रांग होगा तो चाइना शायद उतनी हरकतें नहीं कर पाएगा। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चाइनीज अग्रेशन है उसके खिलाफ एशियन कंट्रीज कुछ बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा करती नहीं। एशियन ग्रुप ने अभी अपनी एक पैसिफिक ओशन के लिए पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे AOIP कहा जाता है, एशियन आउटलुक इंडो पैसिफिक, जिसके अंदर इन्होंने कहीं पे भी साउथ चाइना सी का जिक्र नहीं किया है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि एशियन ग्रुप चाइना के सामने घुटने टेक चुका है कहीं ना कहीं। एक भी कंट्री ने साउथ चाइना सी का जिक्र नहीं किया। तो इनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें कहीं नहीं लिखा गया अबाउट अग्रेसिवनेस। तो क्योंकि बहुत सारी कंट्री यहाँ पे चाइना के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करती हैं, और चाइना इतना बड़ा पावरफुल नेबर है तो उसके साथ वो सीधा सीधा पंगा भी नहीं लेना चाहती है। लेकिन इंडिया ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड एशियन जो है वो होना चाहिए। इंडिया उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और कई नए एरिया है, न्यू एरियाज, जहाँ पे इंडिया काम कर सकता है, जैसे साइबर हो गया, फाइनेंशियल मैरिटाइम सिक्योरिटी वगैरह, हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट भी है। हालांकि एशियन के साथ हमारी ट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है और हो भी रही है, फ्यूचर में भी होगी। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो भाई कहीं ना कहीं एशियन ग्रुप जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट यहाँ पे नजर आता है। तो इंडिया के लिए तो एशियन की इंपॉर्टेंस इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। हमारे बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं भैया, हमारे पड़ोसी भी हैं। और जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हो तो वहां से कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी हो जाती है, राइट? चाइना की के जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए जो है हमें एशियन की रिक्वायरमेंट है। हमें एशियन की ज्यादा जरूरत है, एशियन की जरूरत हमें कम है, राइट? तो एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करने के लिए इंडो पैसिफिक में एशियान का खड़ा होना जरूरी है। अगर एशियन वीक पड़ जाएगा तो चाइना पहले डोमिनेट कर रहा है, तो वो भी डोमिनेट करेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा आपको ये पता होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। उसके अलावा जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां से टेररिज्म, टैक्स इवेजन, टैक्स हेवन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह चलती हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, उन सब चीजों के लिए भी एशियन हमारे लिए जरूरी है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से एशियान और इंडिया के बीच में रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो। एशियान एज अ ग्रुप वो किस तरह से जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल पीस वगैरह को इंश्योर करने के लिए काम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से यू शुड हैव अ डिसेंट आइडिया अबाउट द एशियन ग्रुप। उसके अलावा एक एडिशनल आर्टिकल है जो मैंने सोचा था मैं आपको करवाऊंगा आज। अम, मतलब जैसे राजस्थान के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी और फ्रीलांसिंग जॉब्स करते हैं, ठीक है, जिनका कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं होता, जिनकी परमानेंट जॉब्स नहीं होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। जैसे जोमेटो के फूड डिलीवरी जो है वो करने वाले, जो है डिलीवरी करने वाले गाइस हो गए। उसके अलावा जैसे जो अर्बन लैडर है ना, उसके अंदर काम करने वाले लोग हो गए, ये सब गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट इनकी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो राजस्थान में क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें गिग वर्कर्स को भी जो है सोशल सिक्योरिटी देने की उन्होंने बात कही है। ठीक है, तो उसके बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली कल डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल और भी हैं, आपका मन करे तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय